सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत अभिवादन। मैं सीएलएफ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों में से कुछ तो सीएलएफ से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए हैं। अभी रिमझम जी पूछ रही थी सीएलएफ के बारे में। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सीएलएफ सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन, हमारा जो मकसद है ग्रेसफुल एजिंग। सीनियर सिटीजन होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि लोग जीना छोड़ देते हैं। जैसे अभी हर एज की कुछ प्रॉब्लम होती है, उस एज में भी होता है। लेकिन केवल खाना कपड़ा ही सफिशिएंट नहीं होता है, एजिंग भी ग्रेस के साथ होना चाहिए। हम गरिमापूर्ण तरीके से हर एज में जिए, हर उम्र के पड़ाव में जिए। और गरिमा की एजिंग की बात करते हैं तो हमें फिजिकल चीज तो चाहिए, मटेरियल चीज तो चाहिए ही, कुछ इमोशनल चीजें भी चाहिए होता है। हमें रेस्पेक्ट चाहिए होता है। इसलिए हमारा है कि बहुआयामी तरीके से एक जिंदगी में क्या है कि केवल खाना कपड़ा ही नहीं है, जिसको लीगल टर्म में कहते हैं कि मेयर हमें सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए। तो ये इसीलिए हमने इसको सेलिब्रेटिंग लाइफ नाम रखा है कि हम लोग जब शुरू कर रहे थे तो आशा उमंग या इस टाइप की बातें हो रही थी, लेकिन हम तो लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है। अगर आज मैं हूँ, हो सकता है 20 साल 10 साल के बाद मैं भी बनूंगी सीनियर सिटीजन। ये अच्छी बात है क्योंकि हम चिरंजीवी होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए तो आशीर्वाद दिया करते हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि हम उस एज तक पहुंचेंगे। इसलिए हम जिंदा हैं, सही कुशल हैं, सकुशल हैं, यही सेलिब्रेट करने का चीज है। इसी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं। जिंदगी अपने आप में हमारे लिए सेलिब्रेशन की चीज है। हाँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए ये नहीं कि अच्छे लोग, हम बड़े लोग हो जाए, हम बहुत सेलिब्रिटी हो जाए तभी सेलिब्रेट करें। जो हैं बहुत अच्छे हैं हम। इसको लाइफ को और यूजफुल बनाना चाहिए। बुढ़ापा ये नहीं है कि डेथ के लिए हम वेटिंग रूम की तरह वेट कर रहे हैं। ये हमारा मोटिव है। तो इसके लिए कला और साहित्य बेसिक चीज नहीं है। जनरली सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करने वाले इसके लिए वर्क नहीं करते हैं। नमस्कार कल्पना जी। लेकिन हमारा जो मकसद है कि हम चूंकि सर्वांगीण बात करते हैं और इमोशनल और सृजन, सृजन ऐसी चीज है कि ये मस्तिष्क का, मन का एक खुराक है। जैसे हम कुछ चीज करते हैं, कुछ चीज बनाते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, दूसरे को भी खुशी मिलती है। इसलिए हम लोग इस कला, साहित्य और अदर चीज को भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। जो पहले से काम करते हैं उनके लिए तो है ही, जो पहले से काम नहीं करते हैं वो भी इसके लिए, इससे जुड़े। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक पटना में है आशा जी। वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनका साथ बहुत ही ट्रेजेडी हुई। वो बुटीक चलाती है, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया था और बाय चांस जॉब करने के सिर्फ 9 मंथ के बाद एक्सीडेंट में वो बेटा खत्म हो गया। उनकी जो कंडीशन क्या हो सकती है कुछ कहने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन अब फिर किसी तरह जीवन तो चलता ही रहता है, फिर चला रही थी। अभी हाल में वो कुछ अच्छा गाती हैं। लोगों ने कहा कि गाओ। मैं भी उनको इनकरेज की कि चलो मैथिली गाती हैं, मैथिली में कुछ गाना गाइए। मैंने उस गाने को यूट्यूब पे डाल दिया। उन्हें नहीं आता था, मैं डाली। डाली तो कुछ लाइक भी मिले, कुछ लोगों ने अप्रिसिएट भी किया। उनके अंदर से जो मैं खुशी देखी ना कि एक तरह से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगा। और पूछती हैं क्या मैं अच्छा गाती हूँ, मैं और भी गाऊं, तुम और भी कर दोगी। ये जो मैं उनका देखी ना कि शायद ये मैं पैसे दे के भी नहीं कर सकती थी। तो अलग अलग कला साहित्य का ये है कि संगीत का, कला का ये उपयोग होता है और यही हम चाहते हैं। तो लेकिन कला, आजकल कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें पर थोड़ा कम ध्यान जा रहा है। लाइक जैसे बाल गीत, इस पर आजकल इसकी रचनाएं कम हो गई है। नाटक, इसकी भी रचनाएं कम हो गई। इसलिए हम लोग जब ये सरस्वती पूजा के अवसर पर सोचे कि इस टाइप से कुछ रचनाओं को जो स्पेशली लोग लिखे या अगर लिखा हो तो वो दें। हमने इस टॉपिक पे टॉपिक डिफाइन कर रखा था। पहले था कि एक जनरल टॉपिक रखा जाए, लेकिन फिर टॉपिक डिफाइन किया और उसमें काफी अच्छी अच्छी रचनाएं मिली। तो आज का इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि अगर जो जिन्होंने लिखा है शायद उस चीज के फीलिंग को वो समझते हैं। माँ पर भी कविताएं हैं, बच्चों पर भी कविताएं हैं, प्रकृति पर भी कविताएं हैं, निबंध भी है, कहानी भी है, क्योंकि ये सारे माध्यम जो है अपने को एक्सप्रेस करने का, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो आज हम लोग, कि मेरा तो इंट्रोडक्शन दे दी, अब आप लोगों को मैं सुनना चाहूंगी कि आप लोग अपने शब्दों में अपनी रचनाएं सुनाएंगे। मैं सबसे पहले सुहास सर से कहना चाहूंगी कि सर आप हमें सुनाए।
आप अनम्यूट कर ले सर। या स्वागत है सर। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और नंबर कभी अनलकी नहीं होता। जी। और जब तक आपके ख्यालात चलते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, तब तक जिंदगी है। जरूरी नहीं आप लिखें, आप सोच भी सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े होके खुद को देख भी सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, उसमें अपने एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसा हम थिएटर में कराते हैं, तो अमृता के लिए जब हम कर रहे थे तो मैंने उसको एक्सरसाइज दी थी। डेली वो आधा घंटे आईने के सामने रहती थी एज अमृता प्रीतम। उसके दिमाग में अमृता प्रीतम होती थी। ठीक है, आउटफिट वैसा है, लुक्स कर लिए, लेकिन आपके फेस पे एक्सप्रेशन तब आते हैं जब आपके अंदर होता है। बहुत जरूरी है, कई चीजें खुद ही कर ली जाती हैं। और मैंने इसके लिए वसंत ऋतु हर साल आती है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई। तो पिछले साल वाली तो मैंने आपको भेजी थी। तो इस साल जब मैंने लिखा तो दोनों को कंपेयर किया पोएम्स को, तो मेरे सवाल और मेरी अपेक्षाएं बदल गई थी। मैं वही आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्वागत है। सफरनामा मौसम का, जो कि आपको दी है मैंने। प्रिय वसंत, पिछली बार जब तुम लौटे थे, या तो भूल गए थे या फिर जानकर तुम सुलगते हुए कुछ प्रश्न छोड़ गए थे। तुम सुलगते हुए कुछ प्रश्न छोड़ गए थे। ग्रीष्म ऋतु ने उनका स्वागत किया था, उसे कुछ अपने से लगे थे वो प्रश्न। वर्षा ऋतु का तो भरपूर प्रयास था जलन पर चंदन का लेप लगाने का। वो अपने प्रयास में सफल भी हुई थी। शरद ऋतु ने भी वर्षा का ही साथ दिया था। मेरा मन बहलाना चाहता, शायद पीड़ा भुला देने को। फिर हेमंत ऋतु आई थी और चारों ओर बाहर ही बाहर थी। मैं तो प्रश्नों को भूल सा गया था। मैं तो प्रश्नों को बिल्कुल भूल सा गया था। मेरा साथ भी एक दिया था शीत ऋतु ने। मेरी सारी भावनाएं जम सी गई थी। आज सुबह जब द्वार खोला, देखा तुम ही थे। साल भर बाद फिर झोला लिए खड़े थे। झोले में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि सच सच बताओ, क्या अभी भी तुम्हारे प्रश्न सुलगते रहते हैं? क्या अभी भी तुम्हारे प्रश्न सुलगते रहते हैं? मेरी भावनाओं ने तुमको चंदन का लेप दिया था, तुम उसको झोले में रखकर क्यों नहीं घूमते? अब मैं काफी सीख चुका हूं और जलना नहीं चाहता हूं। प्रश्नों की उपस्थिति ने और उत्तरों की अनुपस्थिति ने, प्रश्नों की उपस्थिति ने और शब्दों की अनुपस्थिति ने, इसी स्थिति ने मुझे साल भर अपने में उलझाए रखा था। मैं साल भर उलझा रहा था। मैं इस बार समझौता कर ही लेना चाहता हूं। अब कोई प्रश्न मत दागना, तुम ही झुलझ जाओगे। मुझमें सामना करने की क्षमता आ गई है। प्रिय वसंत, तुम आई गए हो तो स्वागत है तुम्हारा। वसंत 2022 अभी फिर आ गया, तो मैंने उससे फिर वार्तालाप किया। प्रिय वसंत, मुझे याद है पिछली बार जाते हुए तुम मुझसे कुछ वादे करके गए थे। मैं तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो गया था, पर इस बार भी तुम अकेले नहीं आए। तुम्हारे साथ वो पुराना वाला झोला था। झोले में वही शिकवे शिकायतें वादे हैं। वो बेबस थे, सो तुम्हारे साथ चले आए। मैंने उनसे पूछा आने की वजह। मैंने उन प्रश्नों से पूछी थी आने की वजह, तो वो मुझसे नजरें चुराने लगे थे। सब मेरे हमउम्र है, मेरा राब्ता है उनसे। तुम जाओ तो इनको छोड़कर जाना। इस बार तुम जब जाओ तो इनको छोड़कर जाना।
मेरे साथ रहे तो कुछ समझौते हो जाएंगे, अगर ये मेरे साथ रहे तो कुछ समझौते हो जाएंगे, अगले साल के लिए मुझे ही आसानी हो जाएगी। मैंने भी अपने को तुम्हारी तरह बदला है, मैंने भी अपने को तुम्हारी तरह बदला है। अब मुझको भी अगले साल में आते हुए पहले जैसी दुविधा या हिचक नहीं होती, पहले जैसी दुविधा या हिचक नहीं होती। मैं भी बिल्कुल तुम सब बेबाक हो गया हूँ, मैं भी तुम सब बिल्कुल बेबाक हो गया हूँ। इस बार तुमने देखा भी होगा, मेरा दरवाजा बंद नहीं था, दरवाजा भिड़ा हुआ था, कोई रोक टोक भी नहीं थी। तुम आसानी से अंदर आए थे, तुम बिल्कुल आसानी से अंदर आ गए थे, हर बार की तरह पीले रंग में रंगे हुए थे। मैंने बंदिशों को अलग मोड़ दे दिया था, मैंने बंदिशों को अलग मोड़ दे दिया था। अब बंदिशें मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आती, अब बंदिशें मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आती। फिर भी मुझको तुमसे जुड़ना तो होगा, फिर भी मुझको तुमसे जुड़ना तो होगा। प्रिय वसंत, तुम समझना ही नहीं चाहते हो, प्रिय वसंत तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारा स्वागत एक परंपरा है, तुम्हारा स्वागत एक परंपरा है जिसे मैं भी निभाता जा रहा हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह से तुम्हारा आना और कुछ ठहरकर वापस चला जाना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सर की कविताओं में जो हमारी चयन समिति थी, उन्होंने जो कहा कि इनका जो एक जनरली जो होता है, ट्रेडिशनली लोग तारीफ करते हैं मौसम का, उसकी खूबसूरती का, लेकिन उन्होंने मौसम के बहाने मानव भावनाओं का, उनके अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं अब सतीश सर से कहना चाहूंगी। सतीश सर की कविताएं जो मैं देखी, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, चयन समिति का था ही कि इनमें था बाल गीत इन्होंने लिखा है। एक तो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, बाल गीत बहुत कम लिखा जाता है अब, और दूसरा बाल गीत इन्होंने जो बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड में लिखा, जिसमें गाया जा सकता है, जैसा कि हम लोग बचपन में गाया करते थे। सर स्वागत है आपका सतीश सर, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नमस्कार आप सब लोगों का। पहले तो हम जितने लोगों को देख रहे हैं उसमें नारी शक्ति अधिक है, और आज सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है और हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, नारी शक्ति को नमन करता हूँ और सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चयन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ और अध्यक्षा आदरणीय बबीता झा जी, मैं आपको नमन करता हूँ। आप इस तरह का एक बहुत सुंदर काम कर रही हैं और उसको अंजाम दे रही हैं, और बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग को सुनना है। जो भी बाल गीत की आप बात कहें, मैं उसी बाल गीत को सीधे सीधे रख रहा हूँ। अब ऐसे बदल गया है समय, तो फ्लैट है, उसमें कहीं बाल्टी उल्टी में चांदो दिखता तो होगा नहीं, हमको लगता है, क्योंकि हम तो पटना में है तो छोटा ही जगह है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो फ्लैट बहुत मुर्गी का दरवा जैसा हो गया है। लेकिन फिर भी छत पर जाते होंगे बच्चे, बच्चों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, बाल प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं है, वो भी चांद को देख कर उतना ही खुश होते हैं जितना गांव के बच्चे होते हैं। ये देखा जाए, चंदा मामा से बच्चों का नाता सदा, चंदा मामा से बच्चों का नाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा। चंदा मामा से बच्चों का नाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा। इसका पहला बंद देखा जाए। चांद को बाल्टी में पकड़ता है वो, चांद को बाल्टी में पकड़ता है वो, चांद छिपने पे माँ से झगड़ता है वो।
चांद को बाल्टी में पकड़ता है वो, चांद छिपने पे माँ से झगड़ता है वो, नन्हे हाथों से उसको भुलाता सदा, नन्हे हाथों से उसको भुलाता सदा, सारे बच्चों को चंदा से नाता सदा, चांद सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा, चंदा मामा से पुआ मंगाती है माँ, चंदा मामा से पुआ मंगाती है माँ, अपने मुन्ने को गागा खिलाती है माँ, चंदा मामा से पुआ मंगाती है माँ, अपने मुन्ने को गागा खिलाती है माँ, लुक छुप चंदा दिखे, लुक छुप चंदा दिखे, खिलखिलाता सदा, लुक छुप चंदा दिखे, खिलखिलाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा। ये आखिरी बंद रखता हूँ। नानी से वो सुना एक बुढ़िया वहाँ, नानी से वो सुना एक बुढ़िया वहाँ, चंदा मामा उसे फिर छिपाता कहाँ, नानी से वो सुना एक बुढ़िया वहाँ, चंदा मामा उसे फिर छिपाता कहाँ, इस पहेली को खुद सुलझाता सदा, इस पहेली को खुद सुलझाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा, चंदा मामा से बच्चों का नाता सदा, सारे बच्चों को चंदा लुभाता सदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। आपने तो बचपन याद दिला दिया हमको। हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम लोग का बचपन गांव में बीता है सर, इसी तरह से बीता है, चांदे में और तालाब में और छोटी जगह था राजस्थान में, नगर में बहुत छोटी जगह रहा था मैं भी। सही बात है। और हम सबका बचपन में इमारतें इंसान से छोटी होती थी, हम सबके बचपन में, और अब तो अलग ही है। अब मैं रिमझिम जी से चाहूंगी कि वो अपनी रचना सुनाए। रिमझिम जी की रचना थी ये दंतुरित नादान। तो मुझे जो दंतुरित नाद का मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि जब छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी दांत निकलना शुरू होता है, उसी से शायद बात कर रही है ना जी। तो बच्चों का ये दांत वाला जो था, मैं कहीं बहुत कम शायद पढ़ी हूँ, ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आया, तो मुझे कुछ नया चीज लगा कि जब बच्चों को ऐसे तो हम लोग बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दो दांत चूहे की तरह आगे होते हैं। भद्रा जी नागार्जुन लिखे थे दंतुरित मुस्कान। अच्छा अच्छा, उनका बहुत अच्छा रचना है। अच्छा, नहीं पढ़ी हूँ मैं। तो वो सच में बहुत प्यारा लगता है, बच्चे का तो हर रूप अच्छा लगता है, लेकिन चूहा वाला जो दो दांत होता है जी जी। रिमझिम जी जी धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी कहा कि सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है और यहाँ पर नारी शक्ति ही है, तो दो पंक्तियां पहले नारी शक्ति के लिए, और बबीता जी का तो जितनी प्रशंसा करूं कम है। जिस तरह से वो काम कर रही हैं, जिस तरह हम सभी को एक सूत्र में बांध के ले रही हैं और इस काम के प्रति अग्रसित कर रही हैं, वाकई में हम बुजुर्गों को ये समझते हैं कि खाना कपड़ा मिल गया हो गया, लेकिन उनकी जो आत्मिक सुख की बात हो रही है, जो यहाँ पे बात हो रही है, उसके प्रति ध्यान दिलाना भी बहुत बड़ी जागरूकता है, जो कि अगर मैं परसेंटेज वाइज करूँ तो बहुत कम है। बहुत कम लोग इसके प्रति सोचते हैं। वो सोचते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है।
लेकिन वाकई में सीएलएफ इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि नहीं, उन्हें भी उन सारी चीजों की जरूरत है जो हम आज चाहते हैं और सीखते हैं। तो मैं आती हूँ नारी शक्ति के ऊपर 2 पंक्तियों के साथ। नव रंग नव रूप नवाकार बेटियां, नव रंग नव रूप नवाकार बेटियां, तरासो तो ढंग से जीवन श्रृंगार बेटियां, तरासो तो ढंग से जीवन श्रृंगार बेटियां। धन्यवाद। अब आती हूँ अपनी कविता पर। दंतुरित नादान। जी हाँ, बिल्कुल जैसा, बस उस चेहरा को लाइए जो 6 महीने का बालक होता है माँ के गोद में, और सामने से 2 दांत आते रहते हैं और उसको देख देख के माएँ इतनी हर्षित होती है, इतनी खुश होती है। और उस दांत का काम देखिए, जब दूध पिलाते वक्त वो दांत से काटते भी हैं तो माएँ उस पर भी खुश होती हैं, और जब माँ चित्कार करती है तो बच्चा खुश होकर वो दांत छोड़ देता है। मैंने उस चीज को पकड़ा और वहां से आप तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। देखिए कहाँ तक सहमति मिलती है कि ये दंतुरित नादान, ये दंतुरित नादान बरबस खींचते हैं हमारा ध्यान, बरबस खींचते हैं हमारा ध्यान। इनकी किलकारियां मनमानियों पर रीझता है सारा जहान, इनकी किलकारियों मनमानियों पर रीझता है सारा जहान। दोनों नाजुक होठों के बीच झांकते ये क्यारी, 32 दांत 32 की टोली के अगुआ बनते ये सिपाही। इनकी धार बड़ी तीक्ष्ण, इनकी धार बड़ी तीक्ष्ण, किसको काटूं किसको छांटूं, मौका मिले तो धर दबोचूं, मौका मिले तो धर दबोचूं। खिलाते खिलाते कभी अगर उंगली फंस जाए तो पता चलता है कि मौका मिले तो धर दबोचूं। आपकी छटपटाहट उसकी खिलखिलाहट, आपकी छटपटाहट उसकी खिलखिलाहट, और उसकी खिलखिलाहट भर देती उदास चेहरों में प्राण। ये दंतुरित मुस्कान भर देती है ये दंतुरित मुस्कान पर बस खींचते हैं हमारा ध्यान। अगली पंक्तियां, कभी मुस्कुराकर तो कभी हाथ हिलाकर, कभी मुस्कुराकर तो कभी हाथ हिलाकर अपनापन दिखाना, तो कभी अपनी जननी के सीने गर्दन से लिपटकर नाराजगी जताना, सीने गर्दन से लिपटकर नाराजगी जताना। भरे माहौल में अपनी ओर खींचने की अद्भुत क्षमता। एक बच्चा पूरे माहौल के लिए काफी है कि अपने तो कभी अपनी जननी के सीने गर्दन से लिपटकर नाराजगी जताना, और भरे माहौल में अपनी ओर ध्यान खींचने की अद्भुत क्षमता। राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाने की विलक्षण योग्यता। रोए तो घर हो जाए बेहाल, रोए तो घर हो जाए बेहाल, और हंसे तो घर खुशहाल, और हंसे तो घर खुशहाल। भाई बहनों को जैसे मिला हो वरदान, ये दंतुरित नादान पर बस खींचते हैं हमारा ध्यान। आखिरी 4 पंक्तियां देखिए, मैंने दादा दानी को कैसे जोड़ा है कि जी चाहे तो पूरी रात जगा दे। एक बच्चा पूरी रात जगा दे, पूरा घर जग जाए उसे सुलाने के लिए, लेकिन वो सोने वाला ना होता। कि जी चाहे तो पूरी रात जगा दे, नाना दादा से ताता थैया, और दादी नानी से मल्हार गवा दे। एक बार उस माहौल को याद कीजिए कि घर का छोटा सा पोता और दादा नाना सब उसके आसपास की भेल क्या हुआ करते हुए कि नाना दादा से ताता भैया और दादी नानी से मल्हार गवा दे, और दिन में पूरी ठाठ से निंदिया रानी से लाड़ लड़ा ले। और दिन में पूरे ठाठ से, जब आपको बहुत सारा काम है और आपको ऑफिस निकलना है उस वक्त, और दिन में पूरे ठाठ से निंदिया रानी से लाड़ लड़ा ले। और यह सब है इनकी मासूम पहचान, यही सब है इनकी मासूम पहचान। ये दंतुरित मुस्कान पर बस खींचते हैं हमारा ध्यान, ये दंतुरित मुस्कान पर बस खींचते, बहुत बढ़िया, ये दंतुरित मुस्कान
करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। जो माँ होंगी वही इतने अनुभव के साथ ये चीज को देख पाएंगे। बिल्कुल। इससे क्या एक्टिविटी होती है। मैं इस मामले में ज्यादा अनुभवी हूँ आप लोगों से। जी जी, दोनों चीजें हैं। मैं दंत चिकित्सक भी हूँ और मेरे पास जुड़वा बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा। तो आपकी कविता मतलब मुझे ऐसी लग रही थी कि बस वो सब मेरे सामने आस पास। बिल्कुल। तो ये कविता में हमने बच्चे को माँ की नजर से देखा। अब किरण शर्मा जी एक माँ के प्रति बच्चे की क्या भावना। किरण शर्मा जी। सबसे पहले तो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन पे उपस्थित सभी सम्मानित गुणीजनों को मेरा खासकर बबीता झा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने का। तो मैंने जो रचना प्रतियोगिता के लिए भेजी थी वही आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। कितना खुश थी वह, कितना खुश थी वह, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। उसको यह नहीं पता बेटे की माँ बनेगी या बेटी की माँ। माँ तो माँ होती है, चाहे बेटे की हो या बेटी की। समय के साथ साथ वह घड़ी भी आ गई जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए माँ थी बेकरार। वह असहनीय दर्द जो देखने और सुनने वालों का कलेजा कांप उठे। वह दर्द से तड़प रही थी, फपक फपक कर रो रही थी। दर्द तरफ सब भूल गई बेटी को देखकर, उसे ममता की आंचल में समेटकर, क्योंकि वह माँ बनी थी। फिर ताने उलाहने शुरू, जनी भी तो बेटी, मत देख इसका मुंह। ताने सुनकर चित्कार उठी, शेरनी के जैसे दहाड़ उठी, क्योंकि वह माँ थी। ताने देने वाले यह क्यों भूल गए, वह भी एक बेटी है, और ताना देने वाला भी किसी बेटी के कोख से ही जन्मा है। हम सबको सोच बदलनी होगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर बेटी ही ना रहे तो माँ कैसे होगी, और माँ तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा। माँ तो माँ होती है, संसार कैसे आगे बढ़ेगा। बेटे की हो या बेटी की, माँ तो माँ होती है। धन्यवाद। अभी तो समय बहुत बदल गया, लेकिन पहले ये सोच शायद होती थी। हाँ, बेटा बेटी में फर्क पहले। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो संतान चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो अंकुर फूटता है वह माँ की कोख में ही फूटता है। वह औरत ही होती है, जननी तो औरत ही होती है। तो इस बात में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इसको लिखा है। यहाँ कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, लेकिन अब सही में पहले अब तो बहुत ज्यादा बदला है। पहले अभी तो बदलाव हो गया है बहुत, लेकिन पहले शायद। हम माँ पे कुछ और कविताएं सुनेंगे, लेकिन हम शिखा जी एक निबंध को इसमें कविताओं के बीच में निबंध रखने का हमारा कुछ एक स्पेशल मकसद था। एक चीज जो हम लोग जहाँ देखते हैं कि भाषा में बहुत ज्यादा विकृति आती जा रही है। एक शायद सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पे कि एक न्यूज़पेपर की भाषा है कि मंडे से स्कूल खुलेंगे। अब सोमवार भी लोग भूल गए। तो हम इंग्लिश और हिंदी की मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी भाषा बोले उसका रिस्पेक्ट तो इतना करे कि जितना जो शब्द उसमें है उसका तो यूज करे। और फिर बहुत सारी चीजें जो है कि गूगल ने क्या कर दिया कि हम अपने सोचने की क्षमता खत्म हो गया। कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है जो हमें समझ नहीं आता, हम गूगल करते हैं, उसका कुछ भी मीनिंग जो बताता है मशीनी मीनिंग मान लेते हैं। हमें लगा कि इस पर भी बात होनी चाहिए, इसलिए निबंध का भी इसमें रखा हुआ था। तो शिखा जी का निबंध जो था मानव प्रकृति पर, ये चयनित हुआ था। तो और कविता से पहले शिखा जी आप अपनी रचना सुनाएं।
बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए शिखा जी। सेलिब्रिटी लाइफ फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा आभार। तो उन्होंने मेरे रचना को चुना और ये मेरा पहली बार है तो मैं इसको सुनाने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हालांकि ये तो अपना अपना अनुभव होता है, मानव प्रकृति का संबंध तो कुछ शब्दों में है, इन कुछ शब्दों के द्वारा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानव प्रकृति का संबंध, मानव प्रकृति के बीच बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बगैर मानव अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मानव शरीर प्राकृतिक प्रकृति से बना है। किसी गीता में कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है। प्रकृति हमें महानता, सौंदर्य, धैर्य, कड़ी मेहनत, शांति, नदी उदारता, दया, आत्मनिर्भरता और बहुत सारे जीवन को बदलने वाले पाठ सिखाती है। प्रकृति के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जरा वास्तविकताओं के उजाले में आओ और प्रकृति को अपनी शिक्षिका बनाओ। सर्वकुल शिरोमणि कालिदास की शकुंतला वन में ही पलती बढ़ती है। वहीं उसकी सखी, सहेली, सहचरी है। जब वह विदा होकर ससुराल जाती है तो ऋषि इसी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, देवी देवताओं से भरे वन वृक्षों, जो शकुंतला तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी और जो तुम्हारे पुष्पित होने के समय उत्सव मनाती थी, वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। तुम सब मिलकर इसे विदा करो। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टियों से प्रकृति मानव का पोषण करती है और उसे जीवन में अग्रसर करती है। प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है कि वह अपनी चीजों का उपयोग स्वयं नहीं करती। सरवर फल नहीं खाट है, सरवर पिए ही न पान, कई रहीम पर काज है, संपत्ति संचय सुजान। प्रकृति किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति के साथ अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब प्रकृति अपना रौद्र रूप भी दिखाती है, जिससे वह समय समय पर सूखा, बाढ़, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है। वर्तमान में हम सब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यह महामारी जैविक आपदा महामारी में न जाने कितने लोगों की जाने गई। कोरोना महामारी में प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी ने हमें पर्यावरण के प्रति सजग कर दिया है। आपदाओं से बचने के लिए हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा तथा मानव को प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति की गोद में ही पलता बढ़ता है। प्रकृति से मनुष्य का संबंध अलगाव का नहीं, अपितु प्रेम का है और प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व ही नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छे शिखा जी। ये मानव प्रकृति और मानव का संबंध और साथ ही मानव का जो प्रकृति है, दोनों की बात आपने की। और इस निबंध हम लोग इसीलिए ट्रेडिशनल टाइप का, जैसे कि हम भी बचपन में लिखा करते थे, जहाँ भाषा की शुद्धि भावना इस टाइप से होता था, वो गूगल कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं होता था। तो आपका देख के लगा कि ओरिजिनल आपने लिखा है, गूगल से कॉपी नहीं किया है। नहीं। थैंक यू। अब हम लोग माँ पर एक कविता सुन चुके हैं, माँ पर एक और कविता सुनाएंगे डॉक्टर स्मिता। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने माँ का ही एक अलग भावना का निरूपण किया है। ये डेंटिस्ट होते हुए भी एक कवित्री हैं और काफी एक्टिव है कला में, कविताएं में। जी मैम। मुझे डायरी लिखने की आदत थी और मैं इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने अपना इन सब चीजों से थोड़ा अलगाव था। मतलब मैं लिखती थी, लेकिन ये जो कोरोना काल शुरू हुआ, इस बीच में सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा हावी हो गई, क्योंकि मुझे वो फुर्सत का समय मिलने लगा। और ये माँ मेरी पहली कविता है जिसके साथ मैं लोगों के बीच में आई। तो मुझे लगता है कि मुझे इस कविता से जो मेरा प्रेम है वो भी उसी तरह से है जैसे एक माँ का अपने संतान के लिए होता है।
और सबसे पहले मैं बबीता जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि इनका जो कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। मुझे एक उम्र के बाद शायद आपकी ही शरण लेनी पड़े। कई बार इस चीज को सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ अक्सर आप ऑनलाइन रहती हैं, बहुत रात को भी या कभी मैं मॉर्निंग में भी मैसेज करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप पूरी लगन और निष्ठा से अपने काम में लगी रहती हैं। तो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ और साथ में बबीता जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। चयन समिति का भी आभार करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से सम्मानित किया है। और माँ जो मेरी कविता है ये तो एक पूरा ब्रह्मांड है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ। किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ, हर शब्द तुच्छ लगते हैं इन शब्दों से है तो परे माँ। नहीं जानती प्रभु मुझे कैसे दुनिया में लाए, पर जब खुली आंखें मेरी तेरे आंचल में लिपटी थी मेरी काया। पहला स्पर्श ममता भरा वो पहला दुलार तेरी हाथों का, स्निग्ध कोमल और हुई मैं जब छुआ लार तेरी हाथों का। किन आभूषणों से आज, किन आभूषणों से आज तेरा अलंकार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ। क्षण क्षण पल पल तू मेरे हृदय में रहती है, कितनी तपन और कितने कष्ट मेरे कारण तू सहती है। बीती तुझ पर जो भी हो मुझसे न कभी कुछ कहती है, किन बातों से आज तेरा आभार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ। दूर भले तुझसे हो आभास तुझे हो जाता है, कुछ भी न भले तुझसे कहूँ एहसास तुझे हो जाता है। मैं अबोध अकिंचन थी तुमने मुझे संवार दिया, अपने असीम स्नेह से तुमने मुझे निखार दिया। बगिया के किन फूलों से तेरा सत्कार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ। अंतर मन की हर बात जानती, सारी दुनिया से ज्यादा मुझे मानती, मेरे स्वप्न की मार्गदर्शिका, विपदा भरी राहों की पथ प्रदर्शिका। दुखों में मेरा संबल तू, जीवन में मेरा आत्मबल तू, अवसर यदि मुझे मिले तो क्या उपहार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ, किन शब्दों से आज तेरा श्रृंगार करूं माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमने देखा कि माँ के ही 3 रूप हमें दिखे। एक बाल गीत भी तो एक वही फीलिंग है माँ या बाप के बच्चों के लिए। ये माँ का ही फीलिंग का ही 3 रूप हमने देखा अभी। अब एक और रूप के लिए हम चलते हैं कल्पना झा जी के पास। कल्पना झा जी, कल्पना मैम आप हैं ना अभी? कल्पना मैम, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी क्योंकि बीच में लेफ्ट हो रही है ये। चलिए जब तक ये जुड़ रही हैं, अनीता मैम। हाँ, अनीता मैम ने लघु कथा लिखा। अगर आप लेकिन कोई कविता सुनाना चाहती हैं, स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बबीता जी आपको और सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया। इस प्रतियोगिता से जुड़े उन सभी गुणी व्यक्ति को प्रणाम और हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी नानी को पसंद की। मैं अपनी नानी कहानी को अक्षरशः यहाँ नहीं सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को पत्रिका में पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। मैं दादा, नाना, नानी और दादी के लिए इतना ही कहूंगी कि उनके बिना बचपन नीरस होता है। अनुशासन और समय सारणी रूपी मरुस्थल में वे वैसे ही अपने स्नेह रस से शीतलता प्रदान करती हैं जैसे मरुस्थल में मरुधान। यह कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी। मेरा मानना है कि नानी, दादी, नाना, दादा सर्वात गरीयसी। मेरी शुभकामना है बबीता जी आपको, भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिता करते रहिए ताकि हम साहित्य प्रेमियों को प्राणवायु मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं कविता सुनाने जा रही हूँ।
मेरे कविता का शीर्षक है प्लास्टिक के फूल और प्राकृतिक फूल। विकसित संसार में असली नकली का होड़ चल रहा है। सब अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, तो उसी में हम प्लास्टिक और प्राकृतिक फूल अपना वर्चस्व कैसे हम लोगों के सामने दर्शा रहे हैं। मैं हूँ प्लास्टिक के फूल, मैं दिखती हूँ वास्तविक, तेरे समान ही आकृतिक, मैं हर वक्त एक सी दिखती हूँ, इसीलिए ग्राहक में बिकती हूँ, इसीलिए ग्राहक में बिकती हूँ। मेरे क्रेता को श्रम नहीं लगता, बस थोड़ा रकम लगता है, कभी कभी जमा लेती हूँ धूल। मैं हूँ प्लास्टिक के फूल, मैं हूँ प्लास्टिक के फूल। पत्ते भी मेरे हरे हरे, हर वक्त खड़े खड़े, रंग बिरंगी रंगों से बहारे रहती जड़े जड़े। भोजन को नहीं चाहिए, भोजन को नहीं चाहिए हमें धूप। मैं हूँ प्लास्टिक के फूल, मैं हूँ प्लास्टिक के फूल। तू है प्लास्टिक के फूल और मैं हूँ प्राकृतिक फूल। आप प्राकृतिक फूल अपने बारे में बताती है। मैं अपने जड़ों को जमीन में फैलाकर लाती हूँ खनिज लवण, तपाकर पत्तियों को धूप में बनाती हूँ भोजन। स्वपोषी कहलाती हूँ मैं, स्वपोषी कहलाती हूँ मैं। तू तो है प्रकृति के सूल, तू तो है प्रकृति के सूल। मैं हूँ प्राकृतिक फूल, मैं हूँ प्राकृतिक फूल। मैं खुद मरकर भी संजोती हूँ बीज, प्रकृति के रचना क्रम में, लोगों के श्रम में मैं बनती हूँ मूल। इसीलिए मैं हूँ प्राकृतिक फूल, इसीलिए मैं हूँ प्राकृतिक फूल। फिर प्लास्टिक के फूल कहती है, कौन देखता है तुझे, कौन चाहता है तुझे पानी डालना रक्षा करे। दिन भर माली सेता है, फिर भी भूखे पेट सोता है। तुम एक दिन से ज्यादा नहीं टिकती हो, इसीलिए कम बिकती हो, इसीलिए कम बिकती हो। मैं बरसों तक रहती हूँ, सदा चमकती हूँ, आधुनिक चकाचौंध में मैं ही सजती हूँ। तुम क्यों जाती हो भूल, तू है प्राकृतिक फूल, तू है प्राकृतिक फूल। मैं हूँ प्राकृतिक फूल। जीवन छोटा ही सही पर काम करती हूँ बड़ी, अल्प दिवस में जीकर भी बढ़ाती हूँ अपनी पीढ़ी। मैं तो उसी दिन तर जाती हूँ जब सुर सिर से होकर शहीदों के सब तक जाती हूँ, जब सुर सिर से होकर शहीदों के सब तक जाती हूँ। यही मेरा है असूल, जीवन के मूल। मैं हूँ प्राकृतिक फूल, मैं हूँ प्राकृतिक फूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिवर्तन ही, धन्यवाद। परिवर्तन ही नियति का चयन है, नश्वर नष्ट होकर गढ़ता जीवन का नियम है। तू प्लास्टिक के फूल है, उब कर फेंकते हैं तुझे कूड़ेदान में, यही मिलता है तुझे इनाम में। धरती माँ भी तुझे नहीं अपनाती है, तुझे अपने अंतर में न समाती है। जाती हो तुम क्यों भूल, क्योंकि तुम हो प्लास्टिक के फूल, तुम हो प्लास्टिक के फूल। जीवन वही जीवन है जिसमें सत्कर्म नसीबन है, जीवन वही जीवन है जिसमें सत्कर्म नसीबन है। प्रभु ने मानव प्रकृति का संबंध बनाए हैं अटूट, जीवन चरमरा जाएगा, जीवन चरमरा जाएगा यदि दोनों का साथ जाए छूट। प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी मिलेगा हमें प्राकृतिक फूल, यही है जीवन का मूल, यही है जीवन का मूल। धन्यवाद आप सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा आपने वर्णन किया कविता के माध्यम से। धन्यवाद। असली और नकली का अंतर जो होता है वो रहता ही है। कल्पना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? नमस्कार विकास जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका।
आज तो आप ऑफिस में ही होंगे ना, ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ ऑफिस में सोचा थोड़ा देर सबको नमस्कार कर लूं, और इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, तो इतने अच्छे अच्छे कवि के सामने तो हम लोगों का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। नहीं, विकास जी पेशे से तो पत्रकार हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि वेडनेसडे को मैं किसी लोगों जो भी जोड़ना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग अगर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं, आप हम बताइएगा, डिटेल दीजिए। तो हम थोड़ा सा उसको ना वो प्रोफेशनली जो है सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी पे मेरा जाएगा ये वीडियो। तो पहले हम शूट कर लेंगे, फिर रिकॉर्ड हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालेंगे। कल्पना जी, कल्पना जी बीच में लगता है इनका वीडियो ऑन हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। कल्पना जी अगर सुन रही हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। जो कविता लिखी है वो भी माँ और बेटी के बीच के रिश्ते की बात करता है। अथवा संजीता वो कविता जी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये फेसबुक पर लाइव भी हो रहा है। अच्छा ठीक वाला जो बटन है वही है। हाँ विकास जी क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे थे कि ये लिंक हमको भेज दीजिएगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट है ना सबका एक एक फोटो मंगा लीजिएगा। मैं थोड़ा इस बार चाह रहा हूँ कुछ बढ़िया से करने का कुछ। ठीक है, तो इनका नंबर मैं दे दूंगी, आप लोग अगर चाहेंगे तो फिर आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक वही करेंगे। सबका पर्सनल फोटो लेके ना सबका प्रॉपर्ली आएगा, नाम बड़े बड़े स्क्रीन पे, तो सही लगेगा देखने में। सभी काफी टैलेंटेड हैं और काफी एक्टिव हैं, ये लोग बात करके डिसाइड कर लीजिए। कल्पना जी शायद एग्जिट हो गई हैं, वो समाप्ति की तरफ ही हैं, बस कल्पना जी हमारे पास लास्ट बची थी जी हैं, शायद ज्वाइन कर लेती हैं। आज के प्रोग्राम का जो मुझे स्पेशल चीज लगा कि कार्यक्रम में विविधता बहुत थी, अलग रूप अलग रंग की हर रचनाएं थी। एक हम लोग नहीं देख सके सुन पा रहे हैं कल्पना जी का, इनका था काश तुमने मुझे जीना सिखाया होता माँ। तो माँ और बेटी के संबंधों की बात है, थोड़ा संजीदा थोड़ा सीरियस। श्वेतांबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेतांबर भी पेशे से पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर के लिए काम करते हैं, पहले ईटीवी बिहार में थे। शायद ये भी नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा वीडियो ऑफ था ना? वीडियो ऑफ था। तो कल्पना जी नहीं जुड़ पा रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका तो वीडियो करके मंगवा लेते हैं। कल्पना जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा। और ये सारा हम लोगों ने पत्रिका लगभग तैयार है इस मंथ का। लास्ट में कुछ मंथ से हम लोग नहीं निकल पाया था, कुछ एडिशन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से फिर से स्टार्ट हुआ है इस बार। अभी का लगभग हमारा फाइनल स्टेज में ही है, मार्च फर्स्ट वीक में हमारा मार्च एडिशन आ जाएगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोग अच्छी अच्छी रचनाएं हम लोग को देते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए, और हम सब कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे मिलते रहेंगे। अच्छे विचार अच्छी भावनाएं भी सुनने को मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई कुछ अभी सब अनम्यूट कर लीजिए अगर कोई कुछ कहना चाहे तो। मैं ऑफिस इसको लाइव को अभी स्टॉप कर रही हूँ। हाँ।